अपनी जनता से, समाज से, दलितों से, पिछड़ों से, अकलियत के लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि इस देश को बचाना है और इस देश को सही रास्ते पर लाना है तो इस ब्राह्मण को राजनीति से अलग करना पड़ेगा। उसके लिए एक ही रास्ता है कि आप इसको पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोक दो, उसको वोट नहीं दो। कोई भी पार्टी से ब्राह्मण खड़ा हो, किसी भी पार्टी से खड़ा हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी से खड़ा हो, चाहे वो KSR की पार्टी से खड़ा हो, चाहे किसी की भी पार्टी से ब्राह्मण किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी खड़ा हो, तो मेरा ये आग्रह है कि यदि देश को बचाना है तो इस देश में ब्राह्मण को वोट नहीं देना है, चाहे वो किसी भी दल से खड़ा हो। यदि आपने पार्लियामेंट हाउस में जाने से ब्राह्मण को रोक लिया तो ये देश दलितों, पिछड़ों के हाथ में होगा। और ये पार्लियामेंट में ब्राह्मणों को जाने से रोको। हाँ, दलित समाज से आते हैं, दलित समाज के 131 है तो पार्लियामेंट में क्या कर ले रहे हैं? वो 131 आदमी जो भी पार्लियामेंट में है वो बिके हुए बैल है, वो बैल की तरह से हैं। जैसे बैल को नाक पर रतली डाल के सारा कहीं भी घुमा लो, उनकी स्थिति इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरा दो बातें का मेरा मेन है, एक तो ये ब्राह्मण को पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस से खड़ा हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से, चाहे किसी भी पार्टी से ब्राह्मण खड़ा हो, ब्राह्मण को पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोकना है, उसको सांसद नहीं बनने देना है। कोई सांसद में जो अच्छा आदमी है उसको वोट दो। वो एक जगह एक ब्राह्मण सबसे खतरनाक आदमी है, उसकी नीति सारी आज तक देश को बर्बाद करके रही। इन लोगों ने ही देश को आज तक चलाया है, जिससे इतनी बुरी हालत रही है। यदि ये देश दलितों के हाथ में आ जाता, पिछड़ों के हाथ में आ जाता, कुछ खराब हो सकते हैं, सारे थोड़ी ना खराब हो सकते हैं। 99% ब्राह्मण इसी तरह के, 1% के लिए मैं नहीं कह सकता, अच्छे लोग भी कुछ हैं, लेकिन वो अच्छे लोग को पूछता कौन है? उनको कौन घास डालता है? ब्राह्मणों में उनकी 1 पैसे की इज्जत नहीं है। वो लोग तो उनको अपने समाज से बाहर समझते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जो है वो 1% से ज़्यादा नहीं है, 99% ब्राह्मण ऐसे ही हैं। उनको पार्लियामेंट हाउस से रोकना है। नंबर 2, जितने भी अपोजिशन दल हैं, जिनके पास ये 543 सीट हैं, इनका फैसला करने के लिए किसको कितनी सीटें मिले, कौन कितना सीट पे लड़ेगा, वो 500 सीटों का बंटवारा, वो लोग एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए, चाहे उसमें शरद पवार हो, चाहे उस कमेटी में लालू यादव को रखा जाए, चाहे उसमें यशवंत सिन्हा को रखा जाए, चाहे और कोई 5 आदमी जो निष्पक्ष तरीके से कर सके। क्योंकि पार्टी में सीट के टाइम पे बड़ा झगड़ा बंटवारे में बड़ा होता है, तो जब एक बार बिगड़ जाए तो दूसरा उसको बुलाता नहीं, कभी समझौता होता नहीं। यदि 5 आदमियों की कमेटी बन करके और वो कमेटी सारी टिकटों का बंटवारा ईमानदारी से करने के लिए लग जाए तो चुनाव ठीक तरह से लड़ा जा सकता है। 500 सीटें बांट दो उनके हिसाब से। यदि किसी पार्टी में कोई झगड़ा डिस्प्यूट कोई है, 43 सीटें बचा कर रखो, 43 सीटों में लास्ट में जा कर के उनका डिवाइड कर दो। जिन जिनको कम ज्यादा कोई शिकायत है, अलग कर रहे हैं, तबके को पूरा हटा दे रहे हैं। बिल्कुल हटा दो। समाज का बंटवारा नहीं होगा। फिर समाज का बंटवारा एक नहीं 10 बार हो, हमें समाज का बंटवारा देखना है या हमारे अपनी जिंदगी मौत के बीच में हम चल रहे हैं, हमने वो देखना है। हमने देखना है कि ये देश कैसे बचे। ये देश को बचाना पहली चीज है। बंटवारा समाज का तो हुआ पड़ा है, या किस में बंटवारा नहीं है। ब्राह्मण सबसे खतरनाक कौम है, इसको एक साइड किनारे लगाना जरूरी है। 50 साल तक इस ब्राह्मण को राजनीति में पद पे नहीं आने देना है। जब तक हम इसको अलग नहीं करेंगे हम देश को बचा नहीं सकते। और ये हालत, और ब्राह्मण आदमी आज तक भी सुधरने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण कम्युनिटी ने आज तक राज किया तो देश का बेड़ा गर्क किया। आज कितने सेक्रेटरी हैं? यदि 89 सेक्रेटरी हैं, उनमें से 80 तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। क्या किया इन्होंने? तो और कहते दलित का उनकी काबिलियत है, तब पहुंच काबिलियत काहे की? काबिलियत तो उन्होंने जानबूझ करके दूसरों के साइड किनारे करी। काबिलियत कहाँ से आ गई? हमें देके देखो, अब बताइए काबिलियत कैसी है। मायावती को बढ़ा दीजिए,
और किसी को बना दीजिए, एक से एक काबिल पड़े हैं। इनके अंदर काबिलियत कहाँ से है? काबिलियत होती तो देश इस हालत में होता। सबसे घटिया कौम ब्राह्मण है। उसने जितना बेड़ा गर्क इस देश का किया है, उतने आसपास के देश जितने भी हमारे देश के बाद आज़ाद हुए, वो देश कहीं के कहीं पहुँचे हैं, क्योंकि उन्होंने निष्पक्षता बरती है और सबको, देश को अपना मान करके आगे बढ़े हैं। हमारे देश में बढ़िया ब्राह्मण, ये स्वर्ण समाज ने सारी सत्ता अपने हाथ में रखी और दूसरे लोगों को साइड किनारे करके यहाँ तक चलाए। आज 2 टाइम का खाना नहीं खाने के लोगों के पास। गांव देहातों में जाकर के देखिए कि आधे 1 टाइम का खाना नहीं खाते, भूखे पेट सो रहे हैं। बेरोजगार नौजवान लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई काम नहीं धाम नहीं। ये हालत क्यों बनी? क्योंकि यहाँ सरकार की नाकामी हो सकती है, ब्राह्मण समाज की थोड़ी ना हो सकती। अरे ब्राह्मण सरकार में ही तो वही तो बैठा है, ब्राह्मण ही तो बैठा है, ब्राह्मण चला रहे हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको कभी आपने अंदाजा नहीं लगाया, अभी आप बच्चे हैं, हम इस बूढ़े उम्र तक आ चुके हैं, हम ये सारा देख रहे हैं। यदि इस देश में बर्बादी करने वाली कौम है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो ही अपनी चलाता है और इस देश को गरज में पहुंचा दिया है। आप ब्राह्मण को हटाइए, फिर देखिए देश कैसे दौड़ता है। सबको अपनी राइट मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये जो कौम है, ये 1919 में अंग्रेजों ने भांप लिया था। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण को कभी भी न्यायिक पद पर ना नियुक्त किया जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण को निष्पक्ष नहीं है, ये बेईमान कौम है। इसको बैन लगा दिया था और अंग्रेजों के ज़माने में उसके बाद ब्राह्मण को कहीं पद पर नहीं लाने दिया था। वो तो वहाँ का सबूत मिल जाता है, ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ। ये तो 1919 में ब्राह्मणों ने कानून बना के ब्राह्मण को एक तरफ कर दिया था और कहा था कि ये निष्पक्ष कौम नहीं है, ये पक्षपाती कौम है। आज कितने जज बैठे कोर्टों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कितने जज हैं? वे काबिलियत की वजह से हैं। ये मेरे चाचा का, ये मेरे ताऊ का, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे साले का, ये फलाने का, ला करके वही लोग अपने 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 जज बनाते हैं। क्या इनको दलितों में कोई जज नहीं मिलता? क्या सरदारों में कोई जज नहीं मिलते? क्या इनको बैकवर्ड क्लास के कोई जज नहीं मिलते? क्यों नहीं पढ़ने की एक सी? सबसे बेईमान कौम ये इसलिए है कि पढ़ने के अमीर का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा या विदेशों में पढ़ेगा। हमारा बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ी जात का बच्चा, गरीब का बच्चा, वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आज ये सारा बेड़ा गर्क करने पे लगे हैं। नई शिक्षा नीति ले आए। अब नई शिक्षा नीति का मतलब समझते हैं कि किस तरह से इनको खुड्डे लाइन लगाए जाए। इतनी शिक्षा महंगी कर दोगे, ये पढ़े ही ना। अरे देश कोई भी हो वो तभी तरक्की कर सकता है, तभी वो विकासशील देशों में आ सकता है जबकि उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ शिक्षा में सबको चाहेंगे कोई पढ़े ना, ये लोग सब मजदूर बने रहे। अरे मजदूर तो बनेगा, पढ़ा लिखा के मजदूरी नहीं करेगा। सब लोग करते हैं जो भी मजदूरी या कोई भी काम होगा। इस देश में जो सबसे बढ़िया घटिया बात हो रही है वो यही हो रही है कि एजुकेशन के लिए ये सत्यानाश करने पे तुले हैं। एजुकेशन के लाखों स्कूल ऐसे हैं जिनको ये बंद करने जा रहे हैं। अभी तो बहुत, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं तो 15-20 जा रहे स्कूल ये बंद कर चुके। मैंने लिखी चिट्ठी, वहाँ 3200 स्कूल बंद कर रहे थे उत्तराखंड में। मैं आपको बता दूं, आप समझिए इनका जापान में, सुन लीजिए, जापान में एक बच्चे के लिए एक ट्रेन आती है, एक फुल ट्रेन चलती है बच्चे को सवेरे लेने के लिए। उसके घर के नज़दीक जो स्टेशन है वहाँ से बैठाती है और उसकी कॉलेज के पास, स्कूल के पास उसको उतारती है और वहाँ से शाम को फिर उसको उठाती है, फिर उसके घर पर। एक बच्चे के लिए ट्रेन चलती है। वो देश विकसित होंगे, वो विकास करेंगे या हम लोग करेंगे? हमारे जहाँ स्कूल एक बच्चे के छोड़ो, यहाँ तो जहाँ 50 बच्चे होते के साथ स्कूल बंद करो, यहाँ तो कुछ नहीं है। ये बदतमीजी की हद है कि नहीं है? इससे ज़्यादा बदतमीजी और क्या होती है कि स्कूल बंद कर दो। अरे दुनिया अपने अपने इस देश में एजुकेशन को प्राथमिकता देती है और वो उसको पढ़ाती है। हमारे देश में स्कूल बंद करने की होड़ मची है। ये क्या बदतमीजी है? कहाँ पढ़ेंगे? एक बच्चा जो 5-7 क्लास का, 5-7 साल का है, 8 साल का है, उसको 5 किलोमीटर चला जाएगा वो पढ़ने के लिए? कितना टाइम लगेगा 5-8 साल के बच्चे को? प्राइमरी स्कूल बंद कर दोगे, कहाँ पढ़ेगा बच्चा? उसको कह रहे 4-5 स्कूल मिला के एक जगह कर देगा और वो होगा जाकर के। अब बताइए उत्तराखंड में यदि एक स्कूल कहीं बंद होता है
तो उसका बच्चा दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर दो। ऐसे ही 5-5, 7-7, 10-10 स्कूल को यदि एक जगह मर्ज करके जाएंगे तो उनकी दूरी कितनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है वो नहीं जाएंगे पढ़ने। आज गांव देहातों में 50% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, जिन्होंने 12th तक स्कूली एजुकेशन भी पूरी नहीं की। कोई पूछने वाला है? 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली भी नहीं की, और उनमें से मैं कहता हूँ 30% ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी स्कूल का बूंद नहीं देखा।